झुकता वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इन सभी नकारात्मक स्थितियों से बचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? आंतरिक प्रेरणा महसूस करते हैं, यही क्षमता लगन है। लगन में दो गुण होते हैं, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। ऐसी लागी लगन जो गाना गाते हैं उसमें दो चीज महत्वपूर्ण होती है, एक धैर्य और दूसरा निरंतरता। उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की निरंतरता। आप जिस भी उद्देश्य को आप लेके बैठे हैं मन में, उसके प्रति आप डेली प्रयास करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे। इस गुण को कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो पीक्यू का गुण होता है वो आईक्यू और ईक्यू से भी बेहतर होगा। आप कहेंगे सर आप जिस भी को पढ़ाते हैं उसी को महान बता देते हैं, या जिस भी शब्द को हमारे सामने लाते हैं उसको कहते हैं सबसे महान है। पहले आप ईक्यू बताए, आपने कहा ईक्यू बहुत जबरदस्त चीज है, और आज आप पीक्यू बता रहे हैं, कहेंगे पीक्यू जबरदस्त चीज है। देखिए, मेरा काम सिर्फ बतलाना है। आईक्यू के बारे में आपने जान लिया आईक्यू क्या होती है, ईक्यू जान लिया आपने क्या होती है, और पीक्यू भी जान लिया आपने क्या होती है। अगर आपको महान बनना है या जैसे बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सभी गुण आप में होने चाहिए। ठीक है, लगन बनाए रखने का सामान्य तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपको अपने ही टाइप के लोगों से दोस्ती रखनी है। जैसे हमने ये मंच बनाया, यहाँ पे सभी लोगों का लक्ष्य क्या है? सिविल सेवा परीक्षा को क्लियर करना। यहाँ पे कोई राजनीतिक मकसद से नहीं जुड़ा है या कोई धार्मिक सत्संग के लिए नहीं जुड़ा है। यहाँ पे लोग किसके लिए जुड़े हुए हैं? यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए। उनका एक कॉमन गोल है कि हमें यूपीपीसीएस या यूपीएससी को क्रैक करना है और हमें एथिक्स को सीखना है। ठीक है, अब आपको और क्या बताते हैं, जैसे क्या होता है हमारे जो लक्ष्य होते हैं हमें छोटे छोटे रखने। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हमें परीक्षा को क्लियर करना है, उसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट के देखेंगे और छोटे छोटे लक्ष्यों के माध्यम से अपने सफर तक हम पहुंचते हैं। कभी कभी क्या करिए, जब आप लोग डीमोटिवेट होइए तो अपने आप को खुद बताइए कि आई कैन डू इट, मुझे ये करना है। हे नूतन आज जाग तुझे पढ़ना है, हे कमल आज तुझे ये करके दिखाना है ना। आशीष मतलब खुद को मोटिवेट करिए कि आशीष में आशीष तू ये कर सकता है, हरी तू ये कर सकता है। खुद को बताइए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। या आप अपने सामने लिख के अपने लक्ष्य को रखें, बार बार खुद को माहौल बनाए। जैसे क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है, थोड़ा साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। एक नियम साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में लगातार सोचेंगे तो आप वह इंसान बन जाएंगे। क्लियर? जो भी आप बनना चाहते हैं अगर आप उसके बारे में लगातार सोचते हैं तो आप वह इंसान या वह व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि हमारी जो शक्तियां होती है, जो हमारा ब्रेन होता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अभी आपको लगता होगा कि आपने ब्रेन को आपने नियंत्रित किया है, असंभव, आपने नहीं किया है, उसने आपको अभी तक नियंत्रित किया हुआ है। अगर आप इसे ट्रेन करें, इसे बहकाएं रोज की, मतलब ये कर सकती हो, ये कर सकती हो, तो कहेगा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और जिस चीज के बारे में आपका मन मना कर देगा, मुझसे नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक थॉट बताता हूँ, या बताया भी हूँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं कि आपने किसी चीज के बारे में सोच रहे कि मुझसे नहीं होगा, ये विचार पहली बार आपके मस्तिष्क में आया। ठीक है, ये विचार आपके मस्तिष्क में पहली बार आया, लेकिन अब कुछ दिनों बाद क्या होगा, फिर आपके मन में यही आएगा। हमने बताया था ना आपको, जैसे हमारा जो दिमाग होता है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और जब कोई हमारे सामने समस्या आती है तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसके सारे नोड क्या होते हैं, लिंक हो जाते हैं। लिंक होकर एक रेखा बनती है, उस कमांड आता है कि इसी तरीके से इसको करना है। अब हमारे लिए हमने किसी विचार को सोचा, माने मैं आपको अपना निजी उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने ये सोचा कि मेरा यूपीएससी नहीं होगा, किसी दिन किसी क्षण पे आया, मैं किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, मुझे लगा कि यूपीएससी नहीं होगा, मैं जनरल से हिंदी माध्यम से नहीं होगा, हल्का विचार आया। अब ये विचार धीरे 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 मेरे दिमाग इतना दृढ़ हो गया कि मेरी इच्छा ही नहीं की, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा ही नहीं की कि मैं उसके लिए ट्राई करूं। लेकिन पीसीएस के बारे में मेरे विचार में डे वन से था कि मैं रौंद दूंगा, मतलब इसको मैं क्लियर कर दूंगा। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब मैं 21 साल का था, पहला पेपर जब दिया था, तो मुझसे मेरे अंकल ने पूछा कि क्या पीसीएस कैसा रहा। मैंने कहा चाचा पीसीएस तो हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों इसे होना है। तो मेरा दिमाग उस पर प्रिपेयर था कि होना है, और वो हुआ। ये दिन भी मेरे जीवन में आया और हुआ
वो भी गया। और मुझे वहां ये लगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ। कि अपने दिमाग में कभी भी आप नेगेटिव विचार को मत लाइए, सीधी सी बात ये होगा। जैसा सोच लेते हैं सर वैसा ही नजर आता है सर। हाँ, जैसा आप बना लेंगे वैसा ही दिखेगा। जैसे आपको ये बताऊं, कुछ लोग कहते हैं मुझे देवी माँ दिखी है, बजरंग बली दिखे हैं, सुना होगा ना आपने? जी सर, वो दिख जाएंगे सर। या किसी को किसी से जब बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो आप देखते होंगे कि जब लगाव की सीमा पराकाष्ठा या हर चरण को क्रॉस कर देती है तो उसे हर चीज में वही दिखता है। मैं बताऊं, एक बार मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, बहुत छोटा था, तो 11th में था मैं, ठीक है, इलाहाबाद में पढ़ता था। राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय जो GIC है इलाहाबाद में, उसी के बगल में वो है, एक सेंटर है, मनोवैज्ञानिक सेंटर है। मैं वहां गया था, तो एक लोग वहां आए थे, उनकी मम्मी लेके आई थी। उन्होंने पूछा कि इनका जिनसे लगाव हो गया है वो इन्हें खाने में भी दिखती है, पानी में भी दिखती है, हर तरफ इन्हें वही दिखती है। तो उस व्यक्ति ने इतना ज्यादा सोच लिया था कि उन्हें वह दिखने लगा। जैसे जिसको माता जी के, हनुमान जी के दर्शन होते कौन कराता है? वो आपका ब्रेन ही कराता है। समझ में आया आपको? ब्रेन कितनी खतरनाक चीज है। जैसा सोचेंगे सर वैसे ही देखता है। आप किसके फंक्शन के बारे में और बताता हूँ। एक उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास में एक जिक्र, एक प्रकरण का आता है, प्रसंग का आता है, ब्रेन के फंक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसमें आता है कि कुमार संभव नाम के विद्वान थे, कोई कुमारिल भट्ट या जो भी थे, विद्वान थे, बहुत बड़े थे, टेस्ट प्रतियोगिता चल रही थी। उन्होंने भगवान को साक्षात प्रकट करके दिखा दिया। मतलब उन्होंने बताया भगवान ऐसे ऐसे होते हैं, लोगों ने देख लिया। तो आचार्य चाणक्य उसी सभा में बैठे थे। उन्होंने ये कहा कि ये भगवान जो आपने दिखाया है, ये आपकी कल्पना का भगवान है कि सच का भगवान है? उन्होंने जैसी रूपरेखा की, जैसे क्या होता है जब कोई बहुत सिद्ध आदमी आ जाता है तो हम उसके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा से भर उठते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि स्वयं शंकराचार्य आपके सामने प्रकट हो गए हैं, तो आप शंकराचार्य जो भी कहेंगे उसे बड़ी तल्लीनता से सुनेंगे। और आपका ब्रेन वही पर्सुएशन वाला एंगल याद करिए। पर्सुएशन में क्या होता है कि आप जो परस्यू कर रहा है उसकी सत्यनिष्ठा कैसी, मतलब वो कैसा है। अगर वो लगेगा आपको कि वह व्यक्ति जानदार है, जबरदस्त है और कर सकता है, मुझे ये चीज दिखला सकता है, तो आप तुरंत मान जाएंगे और उसकी बातों को तुरंत आपका ब्रेन वैसे वैसे लेना स्टार्ट कर देगा। और ब्रेन के दो प्रोसेस मैंने बताया था, एक सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। बताया था कि नहीं? रिवाइज करा देता हूँ। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे आपसे कोई, मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचने आऊँ, मैंने कहा ये प्रोडक्ट है, आप इसको ले लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, आपका दिमाग सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग आ जाएगा। आप कहेंगे अरे आपका प्रोडक्ट बेकार है, ऐसा वैसा 20 तरीके के लॉजिक देंगे आप, और आप नहीं मानेंगे आसानी से। लेकिन मैं आपके ब्रेन को ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग ले जाऊं, मैं बहुत तेजी तेजी फैक्ट रखूं किसी मुद्दे के बारे में। जैसे आपने देखा होगा जब दो लोग डिबेट करते हैं हमारे टीवी चैनल्स पे, तो एक विद्वान बहुत तेजी से फैक्टों का बम्बार्डमेंट करता है, बहुत तेजी से फैक्ट रखेगा और बोलने की गति को तेज कर देगा, तो अगला आदमी मानने लगता है। आपने देखा होगा जैसे आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, अगर आपको लगता है कभी से मनाना ही है तो आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं और बहुत ढेर सारे फैक्ट उसके ऊपर फोड़ते हैं। उसका दिमाग जो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में रहता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चला जाएगा। जब ह्यूरिस्टिक में चला जाएगा उसका दिमाग, तो क्या होगा, वो फिर सोच नहीं पाता जाता और फिर वो आपकी बात को मान जाता है। अब इसे हम ले चलते हैं अपनी बात पे। हमने ये कहा कि जब चाणक्य की सभा में कुमारिल भट्ट ने दिखाया तो इतना ज्यादा प्रभाव था उसका कि लोगों का ब्रेन ह्यूरिस्टिक में आ गया, एक नशा सा छा गया लोगों को कि सोचना बंद कर दिए और उनको भगवान दिखाई देने लगा। समझ गए? जैसे आप किसी सिद्धधाम या सिद्ध पीठ के बारे में सुनते हैं, जो बेचारे सीधे प्रकृति के होते हैं, जिनका IQ बहुत तेज नहीं चलता, वो जल्दी प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर उन्हीं जैसा वो व्यवहार करने लगते हैं। तो अपने ब्रेन को आप ट्रेन भी करते रहिएगा। मेरी लर्निंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मैंने अपने जीवन में सीखा है कि आपको अपने ब्रेन को समझा के रखना है कि आप विशेष कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको डेविएट नहीं होना है और तुम्हें मुझे लक्ष्य तक, क्योंकि आप कमांड भी देते रहिए कि तुम्हें मुझे लक्ष्य तक ले जाना है, तुम ले जाओगे, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो। आप देखना आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। आगे चलते सर पहले जी सर थोड़ा मैं कह सकता हूँ सर बीच में सर क्लास? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, पहले सर ये योगा हुआ करता था, योगा आज भी योगा होता है सर। पहले सर योगा एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कराया जाता था, आज जो योगा है वो एक बिजनेस बन चुका है सर। पहले योगा में कहा जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान कराया जाता था कि आप जो है ब्रह्म की प्राप्ति कीजिए। उन्होंने कहा ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा चेतन अवस्था में विलीन होइएगा। मान लिया कोई शिव भगवान को मानना है, मान लिया कोई हनुमान जी को मानना है,
तो आप उसमें इस तरह से विलीन हो जाइए, जिस दिन तुम्हें पॉजिटिवनेस फील होने लग जाए, वही असली एक ब्रह्म की प्राप्ति है। तो सर ऐसे ही ये सब्जेक्ट के साथ में है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आप इतने विलीन हो जाइए कि घाटियां पर्वत कहाँ है तो आपको ज्योग्राफी नजर आएगी। सर यहीं पर एक रावणाचार्य और शंकराचार्य का दर्शन आता है सर। रावणाचार्य और शंकराचार्य का सर इसमें ये बताया जाता है कि वो ये कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये हमारी जो दुनिया है, ये हमारे जो समाज है, इस समाज में जो आदमी परेशान है वो अपने कारण से परेशान है। वो क्या है कि बाहरी दुनिया में ज्यादा खोया हुआ है और अंदरूनी दुनिया में कम खोया हुआ है। अंदरूनी दुनिया में वो अपने आप को जो है 2 से 3% देखता है और 95 से 98% वो बाहरी दुनिया में खोया हुआ है। क्यों खोया हुआ है? क्योंकि वो ये समझता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सारी अमूर्त है, कोई भी मूर्त नहीं है। जब शंकराचार्य के पास एक राजा हुआ करता था, तो एक राजा के पास जब शंकराचार्य गए तो राजा साहब ने कहा, शंकराचार्य राजा साहब से बोले कि राजा साहब ये जो आपके दरबार में लोभ माया में आप क्यों डूबे हुए हैं फालतू में? ये फालतू में सब बेकार चीजें अमूर्त हैं, ये दरबार बरबार चेयर कुर्सी ये जो भी है सब अमूर्त हैं, इनका कोई नहीं है। आपका जो असली ज्ञान है वो आप विलीन हुई विलीन करिए, अपने आप को ब्रह्म की प्राप्ति करिए जो आपके साथ जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो राजा साहब ने जो है शंकराचार्य जैसे चले तो उनके पीछे हाथी दौड़ा दिया। जब हाथी दौड़ा तो हाथी उनके पीछे उनको मारने भागा और शंकराचार्य लौटे लौटे राजा साहब के पास आए। तो उन्होंने कहा कि अब क्यों भागे आप अपनी जान को बचाने के लिए? आप सब अमूर्त बता रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं भागा, ये तो मैं अपने शरीर को बचाने के लिए भागा था। मेरी आत्मा तो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो तो दूसरे रूप में तब्दील हो जाती। लेकिन जो मैंने प्राप्त किया, जो मैंने ज्ञान लिया, जो मैं विलीन हुआ, वो मेरे आत्मा के साथ में है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो समाज और सोसाइटी जो है वो बाहरी अभाव में ज्यादा घूमी हुई है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसमें आप विलीन हो गए। तो कहने मतलब सर फाइनल रिजल्ट ये है कि मुझे नहीं पता सर, मेरा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से कॉलेट खा रहा नहीं खा रहा, लेकिन मुझे कहीं तक ऐसा लगता है कि हमारी जो माइंड की जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, जिस स्थिति में हम उसको घुमा लें और जैसा हम जिस चीज के बारे में सोचने लग जाए, वो वहां विलीन हो जाती है ना। तो सर यही और अट्रैक्ट, जैसे ये एक आप लोग कभी यूट्यूब पे देखिएगा, एक रहस्य भी है, एक मतलब सर्च भी है, खोज भी है इस पे कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की भी लाइन है और ये लाइन एक माइंड का गेम भी। आप कभी भी देखिएगा, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको ये बनना है तो आप वह बन जाएंगे। ठीक है। सिविल सेवा में परीक्षा की सफलता के लिए लगन चाहिए। और मैं आपको एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कमल जी, अपने यहाँ हिंदी में 2 शब्द होते हैं, एक अमूर्त और एक मूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जैसे हमारी भावनाएं, जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो प्रेम के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, ये क्या है? अमूर्त ना। और अगर मान लो जब हम शादी होती तो उसे एक बाकायदे आप देखते होंगे कि दुपट्टे के माध्यम से, साड़ी के माध्यम से नॉट से टाई किया जाता है, यानी जो दिखता है वो दिख रहा है, वो है मूर्त। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं मूर्त हूँ, और मेरी भावना आपको नहीं दिखती, वो अमूर्त है। फिर 2 शब्द और होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है अभौतिक ना। भौतिक मैं, ठीक है, और अभौतिक जिसे बोलते हैं कि मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो विद्वान दर्शन की दुनिया में क्या होता है कि बोला जाता है भौतिक वस्तुएं विनाशशील हैं। ठीक है, जो भौतिक वस्तुएं से हम लोग हैं हमसे विनाशशील हैं, वो अभौतिक की बात करते हैं। अध्यात्म हमेशा ऐसी वस्तुओं की बात करता है जो अभौतिक। शंकराचार्य जी का कहना सभी भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं विनाशशील हैं। इसी से संबंधित एक चीज आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि महात्मा बुद्ध का भी दर्शन यही कहता है कि जैसे वो कहते हैं कि आप जिन भी चीजों से लगाव रखते हैं, कुछ कीजिए, आपने कुर्सी से रखा और रखा, धन से रखा या किसी भी संपत्ति से रखा, तो वो क्या रहता है? आपके भौतिक वस्तुएं हैं। और आप सभी जानते हैं कि भौतिक वस्तुएं विनाशशील होती हैं, क्षणशील होती हैं। उनका कहना है ऐसे विचारधाराओं से हमें सम्मान नहीं रखना है। आगे हम चलते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए लगन चाहिए। ठीक है, सिविल सेवक के तौर पर सफल होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, इसका उतना ही महत्व है कि जब कोई सिविल सेवक विकास संबंधी नीति का क्रियान्वयन शुरू करता है। मैंने बताया था आपको कि अगर आपने किसी आदिवासी समुदाय में एक विद्यालय की स्थापना करवाई, गांव लोगों के एक एनजीओ की एक मांग थी कि यहाँ पे एक विद्यालय होना चाहिए, और आपने वहाँ विद्यालय बनाया, आप देखेंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो उस विद्यालय से नहीं जुड़ना चाह रहे थे, क्योंकि आदिवासी समुदाय के मन में कहीं ना कहीं था कि बाहर के लोग आएंगे और हमारी संस्कृति को नष्ट करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों के एटीट्यूड में बदलाव आया और लोग उसमें
दाखिल हुए। फिर आपने कहीं और के डीएम थे या कहीं और किसी पोस्ट पे थे, आपने देखा वर्षों बाद कि वहां के लड़के ने किसी बड़ी परीक्षा में सफलता का परचम लहराया और उसने भावुक होते हुए शब्दों को कोट किया कि हमारे यहाँ एक जिलाधिकारी महोदय थे, उनकी प्रेरणा से हुआ और मैं इसके कारण में आज यहाँ आ पाया हूँ। आपको बहुत खुशी हुई। उस समय आपका जो उद्देश्य था वो सफल नहीं रहा, लेकिन आपने निरंतरता और धैर्य से जब तक वहां रहे, आप बने रहे और आगे के लोगों ने भी आप उस पद के अनुरूप आचरण किया तो वहां परिणाम मिले। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। हम आगे चलते हैं। हमारे यहाँ कुछ शब्द हैं, कुछ नजदीकी शब्द हैं: प्रतिबद्धता, समर्पण भाव और सेवा की भावना। प्रतिबद्धता क्या होती है? इसे कहते हैं मैं प्रतिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ, कमिटमेंट। आप इस वर्ड को कमिटमेंट बोलते हैं या हिंदी में प्रतिबद्धता बोलते हैं। आप किसी भी सर जैसे किसी चीज के प्रति डेडिकेट होते हैं, मतलब अपने प्रति डेडिकेट होना नहीं, आप किसी व्यक्ति के प्रति कमिटमेंट हो सकते हैं, किसी लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट हो सकता है आपका। आप जहां भी कमिटमेंट करते हैं, वांटेड पिक्चर का डायलॉग सुने, जब एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ, वही कमिटमेंट। आपने अपनी प्रतिबद्धता की। ये किसी भी संबंध में हो सकता है। जैसे अगर आप किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं, किसी पार्टी के प्रति आप कमिटेड हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आप कमिटेड हो सकते हैं, किसी लक्ष्य के प्रति आप कमिटेड हो सकते हैं। क्लियर? एक नैतिक जिम्मेदारी का एहसास या अनुभूति व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, कार्य के भी प्रति हो सकता है, मूल्य के भी प्रति हो सकता है। ठीक है, समझ गए? किसी देश, विचारधारा, मूल्य, आप किसी मूल्य को मानते हैं कि मुझे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसके प्रति आप कमिटेड हैं, या आप ये मानते हैं मुझे महिला का सम्मान करना चाहिए, इसके प्रति आप कमिटेड हैं, इस मूल्य के प्रति। तो ये भी क्या है? आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट से क्या होता है? आपका उत्साह ज्यादा रहता है। और एज ए सिविल सेवक हमें किसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए? आप सभी जानते होंगे, हमारे इस देश का प्राइम लॉ क्या है? संविधान। संविधान यानी संविधान की पुस्तक है, उसके प्रति हमें रहना चाहिए। संविधान की जो भी संविधान में ही एक शब्द है, आपने पढ़ा होगा, इसके प्रतीक, इसकी संस्थाएं, संविधान की कौन कौन संस्थाएं थे? पार्लियामेंट है, जुडिशरी सिस्टम है, या जो भी आप ऑफिसर्स देखते हैं, ये सब क्या है? संविधान सम्मत है। तो आपको इन सभी बॉडीज के प्रति सम्मान रखना है, समावेशी नीतियों के प्रति सम्मान रखना है। कोई भी समावेशी नीति हो, लोकतांत्रिक देश में है आप, और आपका देश अभी प्रगति की तरफ अग्रसर है, तो कुछ लोग मेन स्ट्रीम में हैं और कुछ लोग मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। जो बाहर है समाज की मुख्य धारा, उन्हें समाज की मुख्य धारा में अंदर लाना। इस शब्द के मतलब आप लोग समझते भी होंगे, थोड़ा सा मैं क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे आप लोग हैं, समाज की मुख्य धारा में हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मान लो वहां दूर बस्तर के जंगलों में रह रहा हो, उसे कुछ पता ही नहीं समाज के बारे में, हमें ऐसे लोगों को भी लाना है। आरक्षण हमारी वही व्यवस्था है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। कानून के प्रति आपको रखना है, नियम के प्रति रखना है, ऑफिस का कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसके प्रति रखना है, आपके कोड ऑफ एथिक्स कुछ होंगे, उन्हें रखना है। इन सब के प्रति आपको क्या रखना है? प्रतिबद्धता रखनी है। जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, समर्पण भाव में नैतिक पक्ष आवश्यक नहीं होता। मान लो आप किसी गुरु के प्रति समर्पित हैं, जैसे आसाराम बापू जी भी एक गुरु हुआ करते थे एक जमाने में। उनका कुछ अपराध रहा, लेकिन उनके पहले भी कुछ लोग उनसे समर्पित थे, अपने गुरु के प्रति समर्पित थे लोग, तो वहां नैतिक पक्ष था। हो सकता है वहां नैतिक पक्ष ना भी रहे, उनके गुरु नैतिक नहीं है, फिर भी लोग मानते हैं इस बात को, उन पे प्रेम रखते हैं। आपने देखा होगा। तो समर्पण भाव में नैतिक पक्ष आवश्यक नहीं है। सेवा की भावना क्या होती है? सेवा की भावना में क्या होती है? नौकरी को नौकरी। अब एक सेवा भावना, आपने बहुत अच्छा वर्ड सुना होगा, सेवा भावना। सेवा भावना में क्या होता है? कहते हैं कि सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा की भावना में आप क्लियर कट जानी। जैसे अब मेरी जॉब है, मान ली 10 to 4 हो, तो मुझे जॉब को 10 to 4 नहीं समझना है। मुझे लोगों की सेवा में दिन रात तत्पर रहना है। ठीक है, मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरी सैलरी 70,000 है, 70,000 ही तो मिल रहे हैं, मैं क्यों करूं ना। सेवा भावना ये है कि आपको ना तो अपनी काम के घंटों को देखने हैं, ना तो ये देखना है कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, ना तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सी सुख सुविधा और खर्चे मिल रहे हैं। आप यहाँ आए हैं लोगों की सेवा के लिए, लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए। आप इस भाव से आए थे ना। आपके मन में एक भाव तो यह है ही ना कि एज ए सिविल सेवक मैं लोगों की सेवा करूंगा।
जैसे जब हम लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एसडीएम ही क्यों बनना चाहते हैं, हम लोग जवाब देते हैं बड़ा सटीक कि राज्य की सर्वोच्च सेवा है और मुझे इस पद पे रहते हुए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसके माध्यम से मैं लोगों की बेहतर सेवा कर सकता हूँ। बोलेंगे आप एक पद पे हैं फिर भी आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? हम बोलते हैं देखिए हम चूंकि एक विभाग की सेवा कर रहे हैं इसलिए हमें लिमिटेड सेवा के अवसर प्राप्त है। जब हम एज एसडीएम ज्वाइन करते हैं तो मुझे विविध तरीके के कार्यों को करने का अनुभव प्राप्त होता है और मैं विविध तरीके से जनता की सहायता कर सकता हूँ, जनता की सेवा कर सकता हूँ। समझ में आया आपको? वहां हम कभी ये नहीं कहते कि मैं इसलिए एसडीएम बन रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, मैं इसलिए एसडीएम बन रहा हूँ मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा और लोग मुझे यस सर करेंगे। ये बोलता है कोई इंटरव्यू में? नहीं बोलता। हम क्या बोलते हैं? हम सेवा के लिए आए हैं, हमें एक बृहत्तर प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारा क्या होता है, हमारी जो जरूरतें हैं वो सरकार पूरी कर देती है। अब इसके बाद जब मैं बचा एक मानव संसाधन तो मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा की भावना से आया हूँ। और मैं आप लोगों को विश्वास भी दिला दूं कि जो ये 15 लोग आज क्लास ले रहे हैं, आप इस बात को बहुत ही अंतर्मन से समझ लीजिएगा कि जिसके मन में सेवा भावना न हो वो सिविल सेवा की तैयारी भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीजें बहुत ज्यादा नहीं रह गई। इससे लोगों को लगता है हम बहुत हो जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में सेवा की भावना रहेगी यानी आप 10 to 4 नहीं सोचेंगे, आप कितना भी काम हो करेंगे, कितने भी कम सैलरी हो करेंगे, कितना भी कम आपकी खर्चे मिले तब भी करेंगे, यानी आपको सेवा करनी है। समझ रहे हैं? कुछ लोग वॉलंटियर्स होते हैं ना, आपने सुना होगा वॉलंटियर। आपको अपने आप को वॉलंटियर मान के यहाँ आना है कि हमें दिन रात लोगों की सेवा करनी, थकना नहीं है। जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, जब मैं तहसीलदार था तो वहाँ कोविड का पीरियड शुरू हो गया था, ठीक है, और उस समय सभी लोग लगभग घरों में थे। और जब पहला फेज कोरोना का आया था तो उस दौरान क्या हुआ कि बाहर के लोगों का इन्फ्लक्स अंदर आ रहा था, बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे और हमारे तहसील पे कम से कम 60 से 70 ये मान चलिए 100 बसें आती थी। और मेरे जो एसडीएम थे तहसीलदार थे उनको एजेड थे थोड़ा, उनको तबियत भी उनकी डाउन थी, तो नाइट में भी हमने सब कुछ व्यवस्था कर रखी थी, सारे मशीनरी लगा रखी थी। और ऐसा होता था मैं मॉर्निंग में 8 बजे जाता था और अगले दिन 8 बजे तक मैं वहीं रहता था। सोच सकते हो आप, अगले दिन 8 बजे तक, फिर शाम 8 बजे मुझे छुट्टी मिलती। 36 घंटे में लगातार वहां ड्यूटी करता था। सिर्फ कितना टाइम मिलता था, फ्रेश होने गया और खाना खाने गया बस, और नहाने गया। नहाते इसलिए रहते थे कि चार्ज रहें। शाम के 8 बजे तक अपने आप आंखें बंद हो जाती, लेकिन और सैलरी कितनी मिलती थी? बहुत ज्यादा नहीं। और डर कितना बड़ा था कि जान भी जा सकती है। लेकिन हम लोग न थके न रुके। मन में मेरे भी आया अरे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने सेवा का व्रत लिया है। और जब हमने ये सोचा हमने सेवा का व्रत लिया है तो हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार हुआ, गजब का उत्साह आया। जैसे आप लोग कभी देखते होंगे कि आपने माता की सेवा का व्रत ले लिया, हमें माता के नाम के जयकारे लगाने हैं या हमें माता की चरणों की सेवा करनी है, तो आप देखते होंगे आप सुबह उठ जाते होंगे और शाम तक करनी, आप हमेशा चार्ज रहते होंगे। महसूस किया कभी आपने? वो आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है जब आप सेवा भावना के लिए आते हैं, सेवा मुझे करनी है, तो आप गजब का उत्साह देखते हैं। जैसे माँ होती है बच्चों की सेवा करती है, तो सुबह से उठ के शाम तक काम करती है। क्या उसे कोई सैलरी मिलती? क्या उसे कोई खर्चे मिलते? क्या उसे कोई सुविधा मिलती है? नहीं। सेवा भावना, आप लोग सेवा भावना समझ चुके होंगे। सेवा भावना हो दोस्तों तभी आना, अगर सेवा भावना नहीं रहेगी तो कुछ निराश होंगे। सर आगे सर सॉरी सर मैं थोड़ा क्लास से लेफ्ट हो रहा है सर, थोड़ा इमरजेंसी कार्य लग गया। कोई नहीं जाइए। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। प्रतिबद्धता एक नैतिक गुण है, ठीक है। प्रतिबद्धता एक नैतिक गुण है और समर्पण भाव क्या था? नैतिक गुण नहीं था। क्लियर? प्रतिबद्धता एक नैतिक गुण है जो व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों का गहरा एहसास कराती है, उसे हर क्षण याद दिलाता है कि उसकी नैतिक निष्ठाएं क्या हैं और उसमें विचलन नहीं होना चाहिए। प्रतिबद्धता में क्या होगा कि आपको हमेशा एहसास दिलाती रहेगी आपकी कि निष्ठा की आपको क्या करना है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कमिटेड थे, किसके प्रति कमिटेड थे? हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति, ठीक है।
प्रतिबद्धता किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति हो सकती है, किसी विचारधारा के प्रति, किसी समुदाय, मूल्य या देश के प्रति हो सकती है। क्लियर? ओटी क्या है? जबरदस्त स्तर का कमिटमेंट। किसके प्रति हो सकती है? क्लियर हो गया आपका। प्रतिबद्ध व्यक्ति प्रायः भीतर से मोटिवेटेड रहता है, अभिप्रेरित रहता है। खास लाइन है, जो प्रतिबद्ध व्यक्ति होता है वो भीतर से अभिप्रेरित रहता है। क्लियर? और अनैतिक आचरण में लिप्त नहीं होता। जब भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटिश काल के सिविल सेवक की स्वतंत्र भारत की सिविल सेवाओं में शामिल हुए थे। ठीक है? राज्य का स्वरूप कल्याणकारी था। कल्याणकारी हो जाने पर अपेक्षा थी कि नौकरशाह अपनी सुविधाओं पर नहीं बल्कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। जब देश आजाद हुआ था तो आपको पता ही होगा कि भाई उस समय सब अंग्रेजों के प्रति थे, और अंग्रेजों में क्या होता था कि उनको अपने इंग्लिश वाले जो साहब थे उन्हीं को जी हुजूर करना था, बाकी की जनता को कीड़े मकोड़े की तरह समझना था। उनकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति तो थी नहीं, तो वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे शासन में तो वही लोग सेवा में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार परेशान भी हुए इस बात से कि हम जो योजनाएं ला रहे हैं ये लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर यही बात इंदिरा गांधी जी भी समय में भी आती है। फिर धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, वो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो फिर अब ऐसे लोग आते हैं कि जो लगातार जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप देखिए, जिलाधिकारी महोदय या कोई भी अधिकारी हो, आपका अगर आप एक बार फोन करेंगे तो फोन उठेगा। तब नहीं था, जो डीएम को राजा कहा जाता था अंग्रेजों के समय वो राजा था, अब नहीं। अब डीएम भी मेड़ मेड़ सड़क सड़क जाता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। नेहरू जी का अंत तक मानना था कि नौकरशाही की रूढ़िवादी चरित्र ने उनकी नीति की विफलता में बड़ी भूमिका निभाई। जो नेहरू जी थे उनका मानना था कि उन्होंने बहुत अच्छी नीति लाई, लेकिन उसकी विफलता में नौकरशाही का जो रूढ़िवादी चरित्र था वही महत्वपूर्ण था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि प्रतिबद्ध नौकरशाही होना चाहिए। प्रश्न उठा कि सिविल सेवक को किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, संविधान के प्रति या सरकार के प्रति? बताइए आप लोग। संविधान के प्रति। वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड। देखिए, संविधान के प्रति रहेंगे तो आप लगातार सेवा में रहेंगे। सरकार के प्रति रहेंगे तो 5 साल तो मजे करेंगे, लेकिन अगले 5 साल क्या होंगे आपको भी नहीं पता होगा। व्यवहारिक नुकसान। और सैद्धांतिक में अगर आप संविधान के प्रति रहेंगे तो लोगों की ज्यादा सेवा कर सकेंगे, और आप खुद की निगाह में भी आपकी इज्जत होगी कि आपने संविधान का सम्मान किया। किसी पद या किसी सरकार से आप नहीं दबे। जब आप शपथ लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैं अपने पद के दायित्वों का, 2 लाइन आपने सुना होगा, लोभ और भय, डर। न तो मैं लोभ में गलत काम करूंगा, न तो लालच में गलत काम करूंगा, और न ही भय और न ही डर। ये शब्द क्यों कहा जाता है, आपने कभी इसके मायने समझे? लोभ और लालच क्या है? रिश्वत। पैसा नहीं लूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा। क्लियर? और डर क्या होता है? डर और भय, मैं किसी लीडर के प्रेशर में नहीं आऊंगा। जैसे आप व्यवहारिक देखते हैं कि विधायक जी, सांसद जी फोन करके अधिकारी दब गया, अगर उस दबता है तो इसका मतलब शपथ जो उसने ली थी उसका वो पालन नहीं कर रहा है। एज पुलिस कप्तान है आप, आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला का उत्पीड़न किया है और थाना इंचार्ज ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी क्योंकि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र का एक रसूखदार व्यक्ति है। महिला आपके सामने आती है, आपने दिया आदेश थाना अध्यक्ष को कि इसका रिपोर्ट दर्ज की जाए, आपके पास सीधा बहुत ऊंचे स्तर से फोन आ गया। लेकिन आपको संविधान का वह दिन याद है जब आपने पूछ लिया था अपनी ट्रेनिंग में कि मैं न तो भय या न तो लालच न तो डर, मैं झुकूंगा नहीं। वही पुष्पराज वाला डायलॉग, मैं झुकूंगा नहीं। और फिर आपने उसको न्याय दिलाया। आप बताइए, आप कैसे ऑफिसर बनना चाहेंगे? आप झुकना पसंद करेंगे किसी के डर भय में, या निर्भय होकर न्याय दिलाएंगे? निर्भय होकर न्याय दिलाएंगे। आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन चुप हो गए बेचारे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की जो ऑफलाइन क्लास होती है कहाँ होती है, किस जगह? सर अलीगढ़ में होती थी सर के घर पे। अलीगढ़ में होती है? तो सभी बच्चे अलीगढ़ के ही हैं क्या आप लोग? नहीं सर, कुछ लोग बाहर के भी हैं, अधिकतर लोग अलीगढ़ के ही हैं।
अलीगढ़ से इसमें कौन कौन है? सब मैं हूँ, इसमें शिवम कुंडीर जी हैं, रवीना जी हैं, अरविंद जी हैं, ये सब अलीगढ़ से। अच्छा, कल आप लोग फोटो में दिख रहे थे कुछ लोग, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि भाई जी, जी, जी स्टूडेंट है, देख रहा था, अच्छा लगा। अच्छा, ऑफलाइन क्लास का भी अपना एक महत्व होता है। सिविल सेवक की पहली प्रतिबद्धता संविधान तथा उसके मूल्यों के प्रति होनी चाहिए। आपकी पहली प्रतिबद्धता किसके प्रति होगी? संविधान तथा उसके मूल्यों के प्रति। इसे आप याद कर लो, जब भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है या कहीं भी, आपकी प्रतिबद्धता किसके प्रति रहेगी? सर मेरी प्रतिबद्धता संविधान उसके मूल्यों के प्रति रहेगी। इसके समानांतर उसे राज्य के आप और किस में रखेंगे? आपका राज्य क्या है? स्टेट। वेलफेयर स्टेट है या डिक्टेटरशिप स्टेट? वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट है, यानी कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य संसद द्वारा पारित विधियों के नियम, अपने विभाग की नीति संहिता, आपके विभाग जिसमें भी काम करेंगे उसका एक कोड ऑफ एथिक्स होगा और कोड ऑफ कंडक्ट के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। जब तक सरकार उससे विधि विरुद्ध अपेक्षा ना करे तब तक उसे सरकार की नीतियों तथा आदेशों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। जब तक सरकार इन सभी नियमों और कानूनों के दायरे में है तब तक आपको सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होना है। लेकिन जैसे ही सरकार के बियॉन्ड जाके काम करती है तो आपको उसका समर्थन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? मान लीजिए कि आप एक थाना इंचार्ज हैं या आप एक कप्तान हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट हुआ कि इसे गोली मार देनी है, इसे गोली नहीं मारनी, किसी व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं करना है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कभी भी पूछा गया कि आप जिले के कप्तान हैं और आपको लगता है कि एक व्यक्ति है जो इसने महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किए हैं और 9 अपराध कर चुका है, आज 10वां अपराध किया और आज आपके सामने है, बार बार आपने उसे बंद कराया और बार बार वह छूट गया, वह इतना रसूखदार है कि उसे कानून का कोई भय नहीं और आपके सामने खड़ा होकर अट्टहास कर रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आप एक महिला ऑफिसर हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए खास सवाल है, कह रहे हैं आप महिला ऑफिसर हैं, आप क्या करेंगे? तो जो महिला ऑफिसर उसमें इंटरव्यू देने में उत्तेजित हो जाएंगे, कहेंगे सर मैं गोली मार दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कानून को किस में ले लिया? अपने हाथ में। क्या कानून को हाथ में लेने की कानून सलाह देता है? नहीं देता। परिस्थिति कैसी भी हो, आपके लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण कैसे लिया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा लिया जाएगा। जैसे उदयपुर की घटना घटी है, लोगों के मन में क्या क्या हुआ? उस व्यक्ति को ऐसी जघन्य सजा दी जाए, उसकी आंख निकाल ली जाए, उसको काट दिया जाए। विभिन्न तरीके के विचार आए होंगे लोगों के मन में कि हमें उसे जघन्य से जघन्य सजा देनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? सरकार आर्टिकल 21 के नियमों से बंधी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति का जान ली जा सकती है। समझ गए सर? जी सर, फिर जैसे विकास दुबे जैसे लोगों को फिर एनकाउंटर में क्यों मार दिया गया था? देखिए, आप ऐसे, अब आप बहुत व्यवहारिक रूप से समझिए, विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, आप इस शब्द पे पुनर्विचार कीजिए। आपने किस शब्द का इस्तेमाल किया? एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर का क्या मतलब होता है? आमना सामना। सीधे सा मतलब एनकाउंटर को होता है आमना सामना। अगर कोई दुर्दांत अभ्यस्त अपराधी आपके सामने तमंचा लेके खड़ा हो गया एज ए पुलिस ऑफिसर और उसने थ्रेट किया कि मैं आपको मार दूंगा, तो उस ऑफिसर ने प्राण रक्षा में गोली चला के विकास दुबे को ढेर किया, न कि संविधान के किसी कायदे और कानून के तहत। समझ में आया? इसे कभी भी ये नहीं कहा सकता कि सरकार ने मरवाया। वो एक सडन रिएक्शन था और उस व्यक्ति ने उसके ऊपर अटैक किया और उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी रक्षा में गोली चलाई। ठीक, अब आप दो चीज और आज यहाँ क्लियर कर लीजिए कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को किसी को गोली मारने कोई आदेश नहीं होता। गोली 2 तरीके से मारी जाती है। पहला तरीका ये होता है अगर आपके ऊपर अटैक हो, सेल्फ डिफेंस में। किसी भी व्यक्ति के पास भारत में आप अगर नागरिक हैं और आपके पास शस्त्र है, कानूनी मतलब एक शस्त्र है जो बोलते हैं लाइसेंसी रिवॉल्वर है या लाइसेंसी कोई वेपन्स है, अगर कोई ऊपर आपके अटैक करता है तो आप अपनी प्राण रक्षा में जितना गोली चलाने का अधिकार एक भारत के नागरिक को है लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ, उतना ही अधिकार पुलिस ऑफिसर को भी है। क्लियर? उससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं है। और दूसरा स्टेप क्या होता है? जब कोई अपराधी दुर्दांत हो जाए, जब कोई अपराधी ऐसा हो जाए कि बार बार वो शिकंजे में कानून के नहीं आ रहा, उसकी गिरफ्तारी बहुत ही मस्ट हो चुकी है, ठीक है, आप उसे पकड़ने गए, वो भागने लगा,
उसका रहना समाज के लिए घातक हो चुका है। यानी अगर वो बाहर रहेगा तो समाज के लोगों को क्षति ही पहुंचाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप उसे क्या करेंगे? उसको पांव में गोली मार के उसे अरेस्ट करेंगे। जान से नहीं मार सकते। जान से मारने का कहीं भी कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। दो ही तरीके हैं गोली चलाने। अगर फर्स्ट में क्या उसने आपके ऊपर अटैक किया तो आप फायर करके उसे डिसीज कर देंगे। अगर वो भाग रहा तो गोली मार के उसे अरेस्ट कर लेंगे। बाकी और कोई तरीका नहीं है कानून में। समझ गए आप? अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि जो भी इनकाउंटर्स होते हैं क्यों होते हैं। इनकाउंटर्स ऐसा नहीं सरकार ने जानबूझ के किया है, उस व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली चलाई है, क्रॉस फायरिंग में व्यक्ति मारा गया, ना कि जानबूझ के उसे मारा गया। दोनों शब्द में अंतर समझिएगा। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। आगे चलें। जब तक सरकार, अब ये तो कह तो रहा ना आपका प्रतिबद्धता, जब तक आप सरकार विधि विरुद्ध अपेक्षा करेगी, अगर आपसे सरकार ने कहा विधि विरुद्ध काम करिए, आज तक आपने सुना है कोई ऐसा आदेश पड़ा इसमें कहा हो कि सत्ता ने कहा हो किसी को दौड़ा गोली मार दो अपराधी है? रिटन ऑर्डर किसी सुना है आपने आज तक? 24 साल 25 साल कभी सुना है? कभी नहीं। कानून का राज है यहाँ पे, ठीक है। संविधान सर्वोच्च है आपके देश में। किसी राजनीतिक दल या नेता विशेष के प्रति प्रतिबद्ध होना ठीक नहीं है। मैंने आपसे बताया ही कि अगर आप किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो पहला तो आप सिविल सेवा के जो मूल्य प्रतिबद्धता है उससे आप बगावत कर रहे हैं। यानी आपको किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं रहना था, संविधान के प्रति रहना था। एक तो आपने नैतिक क्षरण हुआ। दूसरा व्यवहारिक क्या होगा कि सपोज कीजिए आपने फला पार्टी को पकड़ लिया, 5 साल बाद वो पार्टी चली गई, फिर आप मत्स्य पालन विभाग में रहेंगे। यानी सिविल सेवकों के लिए भारत में राजनीतिक तटस्थता एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। प्रतिबद्धता की तीव्रता या जो मूल्य विकसित होता है प्रतिबद्धता की तीव्रता बढ़ने पर, अगर आप समर्पण भाव प्रतिबद्धता शब्द में अंतर क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रतिबद्धता की तीव्रता जब बढ़ जाए, प्रतिबद्धता की तीव्रता बढ़ जाए, जो मूल्य विकसित होगा वो समर्पण भाव होगा। समझ गए? प्रतिबद्धता का भी अगला लेवल होता है समर्पण भाव। सेवा भाव अलग चीज है, मैं समर्पण भाव की चर्चा कर रहा हूं। समर्पण भाव, समर्पण भाव किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के प्रति भी हो सकता है, जैसे किसी खेल या अनुसंधान के प्रति। प्रतिबद्धता आपका निजी के लिए नहीं होता है। समर्पण भाव आपका निजी के लिए होता है। जैसे आपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। आप अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे कि बोलचाल में भी आप कहते हो कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं। ये नहीं कहते कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं, कम कहते होंगे। बोल के देखिए, आपने कभी कहा कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं? आप ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं, ये कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते होंगे कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हूं। कम बोलते होंगे इन सब को। और कभी कभी सामाजिक उद्देश्यों के प्रति भी समर्पण भाव हो सकता है। अब एक शब्द और है, उसे ब्रैकेट में रखिएगा, सेवा भावना। जब यही समर्पण यानी जो प्रतिबद्धता है उसका परिष्कृत रूप समर्पण, जब यही समर्पण वंचित वर्गों के प्रति हो जाए, उसका उद्देश्य कल्याण करना हो जाए, तो यही समर्पण क्या हो जाता है? सेवा भाव हो जाता है। क्लियर? यदि समर्पण भाव समाज के प्रति है तो उसके केंद्र में जो भावना कार्य करती है उसे सेवा भावना कहते हैं, स्पिरिट ऑफ सर्विस। समर्पण भाव, लाइन लिख लीजिए, समर्पण भाव समाज के प्रति है, उसके केंद्र में जो भावना कार्य करती है उसे सेवा भावना कहते हैं, स्पिरिट ऑफ सर्विस। सिविल सेवक में यह भावना क्या है? अपेक्षित। एज ए सिविल सेवक आप में यह भावना अपेक्षित। सिविल सेवक, आगे बढ़े हम, इसका अर्थ है कि खुद अधिकारी मानने के बजाय सेवक मानना। अब कुछ लाइनें हैं जो आप नोट करते जाइएगा। जब आप सेवा भावना मानेंगे तो आप खुद को अधिकारी नहीं मानेंगे। एक बार और रिपीट कर दीजिए। यदि समर्पण भाव समाज के प्रति है तो उसके केंद्र में जो भावना कार्य करती है उसे सेवा भावना कहते हैं, स्पिरिट ऑफ सर्विस कहते हैं। सिविल सेवक में यह भावना अपेक्षित होती है।
इसका अर्थ है कि खुद को अधिकारी मानने के बजाय सेवक मानना, कार्य को बोझ मानने के बजाय। पहला आप गुण क्या विकसित हो जाएगा, खुद को अधिकारी नहीं मानेंगे, आप सेवक मानेंगे। जनता के आप सेवक हैं, आप अधिकारी नहीं। अधिकारी मानसिकता को त्यागना होता है। देखिए, अधिकारी मानसिकता कब दिखानी पड़ती है, जब ये लगे कि कोई व्यक्ति आपको दबाव बना रहा है, अनुचित काम कराना चाह रहा है, तब आप उसे याद दिलाइए कि आप ये नहीं होने दे सकते, क्योंकि आप, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं आपको परमिट करूं या ना परमिट करूं। इसलिए अधिकारी शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था कि आप अधिकारी हैं, उसके अधिकृत हैं आप, कि आप इस चीज को रोक सकते हैं। जैसे मान लो मैं जिस पद पे उसके पीछे ऑफिसर लगा हुआ है, उसका मतलब है कि ये सुपरविजन करना मेरी ड्यूटी है, और अगला व्यक्ति जो भी आ रहा है वो मेरी बात को मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि मैं सरकार द्वारा अधिकृत हूँ इसी काम के लिए। समझ में आ गया आपको? इसलिए अधिकारी शब्द का सृजन हुआ। लेकिन जब आप कल्याणकारी राज्य में होते हैं तो यहाँ पे सेवक होता है। जैसे आज भी IAS बोला जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। IAS जब बोलते हैं आप सर्विसेज में, सर्विसेज का यहाँ पे सेवा है, सेवा भावना यहाँ पे केंद्र में आ जाती है। PCS यानी सर्विसेज, ऑफिसर्स वहां नहीं बोला गया, सेवा। तो खुद को अधिकारी मानने के बजाय सेवक मानना, पहला पॉइंट। कार्य को बोझ मानने के बजाय उसमें आनंद महसूस करना। कोई भी कार्य आपके सामने आए, आप उसे बोझ मत मानिए, आनंद मानिए, एंजॉय करिए। जैसे अभी मैं आप लोगों की कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पाया, आप लोगों के साथ चर्चा में शामिल नहीं हो पाया। हुआ ये कि हमारे जिम्मे 4 से 5 हजार किलोमीटर की रूट मैपिंग आ गई। वो रूट मैपिंग बेहद पकाऊ थी, बेहद कठिन थी, दूर दराज क्षेत्रों में जाना था। अगर मैं उसे बोझ मानता तो मैं कर नहीं पाता। मैंने उसे ये लिया कि चलो इसी बहाने पूरे जिले की टोपोग्राफी में देख लूंगा, बढ़िया पानी गिर रहा है और बढ़िया टोपोग्राफी देखूंगा, लोगों को देखूंगा, वहां के खेत खलिहान देखूंगा, मिलूंगा, पशु पक्षी देखूंगा। तो मैं खुशी खुशी गया। मेरा वही ब्रेन जब पहली बार मेरे सामने आया तो नाराज हुआ, कह इतना काम मैं क्या करूंगा, अधिकारी मानने वाला बन। लेकिन एक मन था जिसने कहा कि नहीं, मुझे लोगों की सेवा के लिए मैं आया हूँ। उसने तुरंत मुझसे कहा कि चलो घूम के आते हैं। मैंने दिमाग को ट्रेन किया। वह एक और मन रहा राम का। आपके अंदर कई कई मन होते हैं, इसे मानते हैं नहीं आप? एक होता है थका हुआ मन, एक होता है चुगली करने वाला मन, एक होता है निरंतर उत्साह में रहने वाला मन, एक होता है कंपेयर करने वाला मन, होता है ना। एक होता है निंदा करने में मजा, रस आता है, निंदा करने वाला मन। हमारे अंदर कई मन होते हैं। एक बहुत ही विख्यात दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा था कि हर आदमी में 10-20 आदमी होते हैं। हर आदमी में 10-20 आदमी होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझ में एक ही आदमी, कई आदमी, कई पहलू हैं मेरे। जैसे आप इस बोतल के कई पहलू देख रहे हैं, आप सामने से देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या है ये नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसे ही आपके मन में क्या है, आपके कितने रूप हैं आप ही जानते होंगे। आगे चलते हैं। कार्य को बोझ मानने के बजाय उसमें आनंद महसूस करना, अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना कि वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। अपने अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करना कि वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। जैसे अगर आपको मिलता है कि वृद्धा पेंशन योजना मिलनी चाहिए, तो आप अपने स्तर पे वृद्धा पेंशन योजना में कितना पैसा मिलना है लोगों को, कोई वृद्धा किसी अधिकारी को कितना घूस दे सकती है, एक विधवा अधिकारी को कितना मदद दे सकती है या क्या कर सकती है। अगर आप ये सोचो कि, लेकिन आप ऐसे सोचे कि मैं ये करके क्या कर सकता हूं। एज अधिकारी आपने किसी की रोजी रोटी का जुगाड़ कर दिया। एज ए ऑफिसर आपने किसी के जीवन में आपके कारण खुशी आई, तो ये कितनी बड़ी बात। इस भाव को समझो। आपके एक्शन से कोई खुश होता है। देखो, आज भी आप देखो कि आप कोई क्रूअल एनिमल नहीं हो, हिंसक जानवर नहीं है, आप अहिंसक हैं। अगर आपके द्वारा कोई खुश होता है किए गए कृत्यों से, तो आप कितने खुश होते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपके कार्य से कोई उदास हो जाता है, भले आप कहें ना उससे, लेकिन आपके मन में दुख जरूर होता है, यार मैंने गलती कर दी। होता है कि नहीं होता? तो हमेशा अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरीके से करना है कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके। मैंने बताया समाज की मुख्य धारा यह है जिसमें हम दौड़ रहे हैं। या मान लीजिए मैं मुख्य धारा में शामिल हो चुका हूँ, मैं एक सम्मानित जिंदगी जी के लिए मैं हकदार हो चुका हूँ। सभी हकदार होते हैं, लेकिन मैंने प्रयासों से वो मुकाम हासिल किया, ये मुख्य धारा है। लेकिन एक दूर क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंडमान निकोबार की
पहाड़ी में हो और ओंजे जनजाति का हो, और आज भी उसे पता नहीं कि सब क्या होता है, उसे भी अधिकार है ना समाज की मुख्य धारा में आने का। अब मान लो उसका कंपटीशन किसी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे से हो जाए, उससे कहा जाए कि जो A to Z सुना देगा उसे टॉफी मिलेगी या ट्रॉफी मिलेगी, कुछ भी कहा जाए। अब वो बेचारा जानता ही नहीं, और ये बेचारा सब ये ट्रेंड है, तो यहाँ कंपटीशन है नहीं। एक इसको आप ऐसे समझ लो, एक व्यक्ति जो जिसके दोनों पांव एक्टिव हैं, स्वस्थ है, उसकी दौड़ एक ऐसे व्यक्ति से करवानी जिसके दोनों पांव ही नहीं, और बैसाखी भी नहीं है, वो बैठा है और आपने कहा रेस चालू कर दो, तो विनर तो वही होगा ना। लेकिन जो हमारा आरक्षण वो क्या करता है, बैसाखी देता है। कोई बात नहीं, आपके पांव नहीं, हम आपको बैसाखी देंगे। रेस में हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐसे लैंडमार्क सेट करेंगे, अगर अगला आदमी 5 किलोमीटर पे जीत रहा तो आप 1 ही में जीत जाओगे, आप चलो। महत्वपूर्ण बात क्या थी, वो चला। जिस व्यक्ति के दोनों पांव नहीं थे, आप समझिए, उस व्यक्ति ने चलने का जज्बा विकसित किया। अगर वो उन बैसाखी की मदद से उसने 1 किलोमीटर की रेस पूरी की, तो क्या उसका मादा, क्या उसका जोश 5 किलोमीटर वाले से कम था? बताओ। उसने इन तमाम विसंगतियों के बावजूद, इन तमाम अभावों के बावजूद उसने उस रेस में पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी बात थी। और उस रेस में उसने 1 किलोमीटर की यात्रा तय की, ये भी बहुत बड़ी बात है। और तो उसे मिलना चाहिए पुरस्कार। यही होता है कल्याणकारी राज्य का सामाजिक न्याय। एक शब्द आपने सुना होगा, सामाजिक न्याय। समाज न्याय करेगा। समाज क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय क्या करेगा? कि जो वंचित है उसको मुख्य धारा में लाए। सभी अपने भाई हैं, सभी हम मानव हैं। इस बात को याद रखिएगा हमेशा अपने जीवन में कि सब मेरे भाई हैं। ऐसे कभी भी न आए कैसे मेरे भाई हैं, मैं आपको वैसे भी सोचने का एक आयाम दे सकता हूँ। जैसे आप 100 साल पहले देखें तो आप जिस गांव में रहते थे, वो गांव एक ही परिवार में रहता रहा होगा। आज जिसे गांव कहते होंगे, वो परिवार एक ही घर में रहता रहा होगा। आपके दादा और फलाने के दादा एक ही घर में रहते रहे होंगे। ये तो 100 साल का हुआ। आप लाख वर्ष दूर जाइए, जब मजहब ही नहीं था, जाति ही नहीं थी, धर्म नहीं था, तो हम छोटे से कुनबे से ही तो एक्सपैंड किए हैं तो सब भाई ही ना, दूर के भाई हैं, बस हैं तो सब आपस में ही ना। तो हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें लोगों की मदद करनी। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप में सेवा भावना कूट कूट के भरी। सेवा भावना का मूल सूत्र क्या है? आप कभी सेवा भावना करने के लिए प्रेरित क्यों होते हैं? आप तब प्रेरित होंगे जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप जो कुछ भी हैं समाज के कारण है। जैसे आज मैंने एक छोटा सा भी मुकाम हासिल किया, तो उसमें क्या सिर्फ मेरे मम्मी पापा की भूमिका थी? नहीं, उसमें मेरे गुरुजन की भूमिका थी, उसमें मुझे उस व्यक्ति की भी भूमिका थी जिसने मुझे बैठा के गाड़ी से ले गया होगा स्कूल तक। एक आप बचपन से सफर तय कीजिए, फिर उसके बाद मैं गिरा होऊंगा सड़क पे तो उसने मुझे उठाया होगा, किसी ने, गुरु ने मुझे पढ़ाया होगा। फिर मैं एग्जाम देने गया होगा, एग्जामिनर ने मेरा पेपर चेक किया होगा, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ होगा। जितनी भी घटनाएं घटी, परिवार के अलावा लोग शामिल थे ना। लोगों ने मुझे जाने अनजाने में अच्छी चीजें सिखाई और फिर मुझे यहाँ लाया। यानी समाज के कारण मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगर मेरे अंदर अच्छे गुण विकसित हुए या अच्छा ज्ञान अर्जित मैं कर पाया, तो क्या मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया? क्या एथिक्स मेरे पापा ने मुझे सिखाया? क्या मेरी मम्मी ने मुझे एथिक्स सिखाया? नहीं, एथिक्स तो मेरे गुरु ने सिखाया था ना। और गुरु किसका अंग थे? मेरे समाज के अंग थे ना। तो जब समाज ने मुझे इतना कुछ दिया, तो मैं समाज को न दूं? इस संसार का नियम क्या है कि आपको अगर मिला है तो आपको रिवर्स भी करना है। अगर आप रिवर्स करते हैं तभी आप में पॉजिटिव फीलिंग आएगी। जैसे आपने अपने यहाँ ऋण सुने होंगे, पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण, सुना होगा ना आपने। ऋण होते हैं अपने यहाँ ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण क्या होता है? अगर आप ज्ञान प्राप्त किए किसी गुरु द्वारा, तो आपको भी आगे चल के अपने शिष्य बनाने हैं। पितृ ऋण क्या होता है कि अगर आप पैदा हुए हैं किसी पिता के माध्यम से, तो आपको भी एक पुत्र पैदा करके उसका केयर करके उसे आगे ले जाना है। यही है पितृ ऋण। मतलब आपको जैसे आपके पिता ने आपको लालन पालन करके एक जीवन जीने के लिए तैयार कर दिया, वैसे आपने बच्चे के लिए कर दिया। ये पितृ ऋण। ऋषि ऋण क्या है? हमने आपको बता दिया। तो ये अपने कोर कॉन्सेप्ट में रहा है कि जो आपको समाज ने दिया है, अगर समाज ने आपको बेहतर इंसान बनाया, तो आप कभी कोशिश करने का, आपको जब भी मौका मिले आप कोशिश करें कि समाज बेहतर हो। ठीक है जी सर। अगर आप समाज के लिए सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो आप समाज को बेहतर नहीं बल्कि खुद को बेहतर बना रहे हैं।
मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सेवा की भावना जब आप में जबरदस्त रूप से प्रभावी होगी तो आप वेतन और भत्तों की परवाह नहीं करेंगे। वेतन और भत्तों की परवाह किए बिना जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है, दूसरों के प्रति अपना जीवन समर्पित करना और जीवन के सुखद परिवर्तन लाना भी क्या है, एक सेवा भावना है। आप जितने भी लोगों का नाम सुनते हैं, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, जितने भी महान थिंकर्स का नाम सुनते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप उनका उठाइएगा जीवन, देखिएगा उन्होंने क्या किया। महात्मा गांधी जी, आप उन्होंने कोई पद नहीं धारण किया, उन्होंने संघर्ष किया और देश लोगों के हवाले किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ब्रिटेन में पढ़ाई की थी, इकोनॉमिक्स में ग्रेट स्कॉलर थे और उनको बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने पैकेज नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए किया। मदर टेरेसा विकसित देशों में रहती थी। आज लोग यहाँ से जाते हैं यूरोप में रहने के लिए, अरे हम यूरोप में रहेंगे, हम ग्रीन कार्ड ले लेंगे, हम नोएडा चले जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे। सुना होगा ना, लोगों में थोड़ा भी अकल होती है, अपना बारे में सोचते हैं, अहम केंद्रित हैं, निजी केंद्रित हैं। उस व्यक्ति की कभी पूजा नहीं होती। आप ऐसे हजारों लोग होंगे, उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन मदर टेरेसा यूरोप से आती हैं और यहाँ सेवा की भावना लेकर सेवा करती हैं, तो आपने उनका कितना नाम सुना। आज भी होता है कि मदर टेरेसा है। तो महानता या जो व्यक्ति महान होता है, जिसकी पूजा होती, समाज किसी को ऐसे नहीं पूछता है, कुछ गुण होते हैं तभी उसको पूछता है। अगर आप अपने, जैसे एथिक्स में आगे क्वेश्चन भी आएगा कि आज के लोगों में एक गुण आ गया है कि वो अपने सुख को ध्यान में रखते हैं, अपने सुख को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं बनाते हैं, बाहर क्या चल रहा है उनसे कोई मतलब नहीं था। ये गुण अच्छा नहीं है, ये गुण आगे सोसाइटी को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इस तरीके से हमने आज सेवा भावना अपनी खत्म की, प्रतिबद्धता खत्म किया। हमने कौन कौन से टॉपिक पे आज चर्चा की, हमने रफली सहिष्णुता पे चर्चा की। सभी लोगों को सहिष्णुता क्लियर ही हो गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेना। फिर दूसरा हमने चर्चा की लगन पे, लगन के बारे में मैंने बताया ही कैसा है, निरंतरता और धैर्य इसमें रहना चाहिए। प्रतिबद्धता, समर्पण भाव, सेवा भावना, 3 शब्दों को लिया। प्रतिबद्धता मैंने बताई, प्रतिबद्धता का अगला स्तर क्या होता है, समर्पण भाव होता है। और जब यही समर्पण भाव वंचित वर्गों के प्रति हो जाए, समाज के प्रति हो जाए, जिसे क्या बोलते हैं, सेवा भावना बोलते हैं। मैंने इस चीज को जबरदस्त तरीके से आपके सामने डिस्कस किया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। जी सर, जी सर। दोस्तों, आगे हम अब केस स्टडी पे पढ़ाई करेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, केस स्टडी होगा। केस स्टडी कैसे की जाती है या केस स्टडी पे कैसे हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ दर्शन है, चारवाक हैं, गीता दर्शन है। आगे हमारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होंगे। आप चारवाक को पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। जैन दर्शन में क्या अच्छी बातें हैं, बौद्ध दर्शन में क्या अच्छी बातें हैं, मजा आएगा इन सब चीजों को पढ़ने। महात्मा गांधी की कौन सी लर्निंग है जो हमें सीखनी चाहिए, ये आपके निजी जीवन में भी बहुत फायदा करेगा। महात्मा गांधी के 7 पापों की अवधारणा क्या है, ये सब आएगा। फिर उसके बाद आप में ये सब जो सेवा भावना आपने पढ़ा है फिर से आएगा। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। और उसके बाद ये आपने ये पढ़ा होगा जो ऑफिसेस के सामने होते हैं, सिटीजन चार्टर। ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग लगभग आधा एथिक्स का सिलेबस कवर कर चुके हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग इतने हल्के में आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं। मैं आप लोगों को बात बताता हूँ कि हमारे जो भी 15-20 साथी हैं, मैं एक बार नहीं, एथिक्स को कई बार कराऊंगा। एथिक्स आपका मुजबानी याद हो जाएगा। मैं पहली बार जब एथिक्स का पेपर दिया था, मैं 110 स्कोर किया था, ठीक है। दूसरी बार जब मैं एथिक्स का पेपर देने गया था, मैंने एक दिन और एक लाइन नहीं पढ़ी थी, फिर भी मैं 90 अराउंड था। उस बार मैंने पेपर नहीं देना था मुझे, मैं ऐसे टेस्टिंग पे गया था। तो वहां पे मुझे मदद क्या किया था, जो मेरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं मैंने रिवाइज रखता हूँ। और हमारे यहाँ जो प्रश्न बनते हैं पीसीएस में, वो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं। जैसे आप कुछ शब्दों की समझ, जैसे कमल जी कह रहे थे अमूर्त, अमूर्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो गलत कर रहे थे। अमूर्त का मतलब सीधा सा होता है जिसे मूर्त रूप न दिया जा सके। अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, मूर्त मतलब मूर्ति आपको दिखती है, अमूर्त जो दिखाई न दे। जैसे प्रेम, लालच, घृणा, जो भाव हैं आपके, जैसे आप किसी से लगाव रखते हैं, लगाव में आप उससे बॉन्डिंग महसूस करते हैं, आप उसको देखते हैं, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। लेकिन जो महसूस अच्छा कर रहे हैं, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? आप 2 लोग खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। तीसरा आदमी आता है जो आप लोगों को नहीं जानता, वो कैसे समझ पाएगा आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग है? नहीं पता चला ना उसे। लेकिन आप दोनों लोग एक रस्सी के माध्यम से जुड़े हुए हैं,
रस्सी एक दूसरे खींच रहे हैं, नॉट, रस्सी दिखाई दे रही है। तो अगर व्यक्ति देखेगा तो कहेगा लोग रस्सी के माध्यम से जुड़े हैं। उसने मूर्त रूप क्या देखा? रस्सी। अब होता क्या है, मूर्त अमूर्त होते क्या है? जो फिजिकल वस्तुएं होंगी, जो इस संसार में भौतिक वस्तुएं जिन्हें कहते हैं, वो होती हैं दिखाई देने वाली, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स उन्हें बोलते हैं। और नॉन मैटेरियलिस्टिक थिंग्स यानी अभौतिक वस्तु। ठीक है, अभौतिक वस्तु। सर टेंजिबल और इनटेंजिबल। हाँ, टेंजिबल इनटेंजिबल बोला आपने, और हिंदी में भौतिक और अभौतिक। हम लोग ऐसे चर्चा में कहते हैं मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक दुनिया। ये भी एक होता है कि जिसमें मैटर केंद्र में हो। ऐसे मैटर केंद्र में नहीं होगा ये। अगर आप शब्दों की तह तक जाएंगे, आप प्रश्न अच्छा समझेंगे। लैंग्वेज की समझ बहुत बेहतर होनी चाहिए। आप लोग एथिक्स में जब भी आप पढ़ते रहें, आपको कोई शब्द दिक्कत करता है, आप उसे नोट डाउन कर लें, और जब भी क्लास वगैरह चले तो डिस्कस करें। मान लीजिए मुझे नहीं तो किसी और को पता होगा, ठीक है, और डिस्कस करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार।